सभी को नमस्कार। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर फर्स्ट का जो पहला सेक्शन है वो इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार का हिस्ट्री है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका विचारधारा या आइडियोलॉजी है। इसमें अलग अलग हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी या जो महापुरुष हैं, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी महापुरुषों का जो अलग अलग क्षेत्र में दिया गया विचार है, चाहे वो सोसाइटी को लेके हो या पॉलिटिक्स को लेके हो, इकोनॉमी को लेके हो, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी हर एक ईयर एग्ज़ाम में पूछ रहा है। आज के इस लेक्चर में मैं महात्मा गांधी का जो भी विचार है या थॉट है जो एग्ज़ाम में या तो पूछ चुका है या पूछे जाने का संभावना है, उस पर मैं ये क्लास ले रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आगे के लेक्चर में रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का भी वीडियो मैं बना दूंगा। अभी तक जो बीपीएससी इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, जितना भी यहाँ आपको मैं सर्कल कर रहा हूँ। आगे इसमें हो सकता है कि कुछ और बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। इनका जो सोशल जस्टिस में या सामाजिक न्याय में, खास करके बिहार में क्या योगदान है, इनका क्या विचार था, इस बारे में यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। एक बहुत बड़े हमारे देश के नेता जगजीवन राम जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इनका पृष्ठभूमि बिहार ही रहा है। तो ये सब संभावना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं सकता वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक इससे पूछा नहीं है, ठीक ना। तो ये सारा जो दिख रहा हो आपको टॉपिक, अगर इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली लिख पाएंगे। होता ये है कि ये जो टॉपिक है कई लोग तैयार करके नहीं जाते हैं, या अगर तैयार करके जाते भी हैं तो एग्ज़ाम हॉल में इस प्रश्न को अटैम्प्ट नहीं करते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अटैम्प्ट करेंगे तो दूसरे प्रश्नों के कंपेयर में हो सकता है इसमें आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि अगर आप इनके विचार को अच्छे से लिख देंगे जो एग्जैक्ट उन्होंने कहा है और उसका क्या भी वर्तमान में सिग्निफिकेंस है या रिलेवेंट है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वो जोड़ के लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं इस टॉपिक से अभी तक जो जो क्वेश्चन पूछा है, किस तरह का पूछा है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में पहले यही बताता हूँ कि इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पहले बीपीएससी पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से या उसको पढ़ने से एक आइडिया ये लग जाता है आखिर हमारे पढ़ाई की दिशा जो है ना किस प्रकार होनी चाहिए, एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो अभी तक अगर पिछले 15 साल का अगर पेपर बीपीएससी का देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से क्वेश्चन लगातार बीपीएससी पूछ रहा है। 68 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इनका सोसाइटी और कल्चर को लेके क्या थॉट है, ठीक ना। इसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हमारे स्वतंत्रता संघर्ष या नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। इनका राष्ट्रवाद को लेके क्या विचार है, वो पूछ चुका है। और इनका बांग्ला साहित्य में, खासकर बांग्ला भाषा में इनके द्वारा लिखे गए चाहे उपन्यास, कहानी, गीत, क्या योगदान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका। और सबसे बड़ा एक टर्म यूज करता है क्वेश्चन में कि इनके विचारों का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। गांधी जी पर, इनका स्वदेशी पर क्या विचार था, वहाँ से इनका वर्ण व्यवस्था क्या था, इनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर विचारधारा क्या है, और इनके विचारों का अभी वर्तमान में इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। अगर नेहरू जी की बात करेंगे तो इनके बारे में इनका विचार धर्मनिरपेक्षता पर क्या है, सेकुलरिज्म पर क्या है, फिर इनकी विदेश नीति का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो, और आधुनिक भारत के निर्माण में इनका क्या रोल रहा है जवाहरलाल नेहरू का, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। फिर जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इनका सामाजिक और
आर्थिक चिंतन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या योगदान है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट में उनका क्या योगदान है, ये शॉर्ट नोट एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। सुभाष चंद्र बोस और उनका जो आईएनए था, इसके बारे में क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये जो दोनों आपको दिख रहा है, तो ये आपको स्वतंत्रता संघर्ष जब आप पढ़ेंगे हमारे भारत का, आधुनिक भारत का, तो वहाँ से भी आप इसको इजीली लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी चूँकि ये महापुरुष है, ये स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में थोड़ा इनका विचार और इनका क्या क्या अलग अलग मूवमेंट में योगदान रहा है, वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से इजीली आप शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे। तो ये आपका रहा प्रीवियस ईयर जहाँ से क्वेश्चन ये अभी तक पूछा है। बाकी आगे जो अगर क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, तो अम्बेडकर जी पे बन सकता है, कर्पूरी ठाकुर जी पे बन सकता है, और जगजीवन राम जी पर भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप इसको भी एक बार अगर पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब इस टॉपिक को आखिर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही होगा कि सबसे पहले आप उस महापुरुष के बारे में एक समान सा जानकारी रखिए। जैसे कि अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते, एक मोटा मोटी उनका जीवनी क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी थॉट या विचार एक ही बार में नहीं जन्म लेता है, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ज्यों ज्यों जीवन आगे बढ़ता है, अनुभव आता है, तो नए विचार, आइडिया लोगों के मन में आता है। तो अगर आप एक बार उनका जीवनी पूरा पढ़ लेंगे उन महापुरुषों का, और किसी परिस्थिति में ही कोई विचार का जन्म हुआ होगा, तो आप उनको बेहतर ढंग से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर उनके दिए गए विचार या थॉट को काफ़ी गहराई से समझिए, उनके मीनिंग को समझना आपको ज़रूरी है, और समझने के बाद उसको कई डायमेंशन में बांटिए। क्योंकि हो सकता है कि समाज के लिए कुछ उन्होंने कहा हो, अर्थव्यवस्था के लिए कुछ कहा हो, अपने कल्चर के लिए कुछ कहा हो, और पॉलिटिक्स के लिए कुछ कहा हो, इवन यहाँ तक कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट के लिए भी उन्होंने कुछ कहा हो। तो आप उनके दिए गए थॉट को या आइडियोलॉजी को अलग अलग डायमेंशन में अगर ब्रेक कर लेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में लिखने में काफ़ी क्या रहेगा, ईजी आपके लिए रहेगा। और इन सारे विचारों का अभी वर्तमान में क्या इम्पोर्टेंस है, या अभी वर्तमान में चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या बिहार के लेवल पर अगर कुछ समस्या है, तो उस समस्या को सॉल्व करने में इनके इस विचार का क्या रोल हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी महापुरुष का अगर आप विचारधारा पढ़ते हैं, उनका आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, उनका थॉट पढ़ते हैं, तो मोटा मोटी आपको उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आखिर भूमिका में 4 या 5 लाइन हमको क्या लिखना है, अगर अभी से ही अगर सोच के जाएंगे तो थोड़ा सा के लिए आपके लिए काम इजी हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में लिखना, या अगर आप टेस्ट भी कहीं देंगे तो वहाँ भी। तो सबसे मोटा मोटी आप कुछ की टर्म में बता देता हूँ। अगर आप महात्मा गांधी जी के दिए गए किसी भी विचार पर आंसर लिख रहे हैं, तो उन भूमिका में क्या क्या की टर्म आप जोड़ सकते हैं। जैसे सिंपल कि मॉडर्न इंडिया के युग पुरुष या संत, ठीक ना, एक सामाजिक सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, एक मोरल फिलोसफर भी थे, मतलब कि नैतिक एक दार्शनिक भी इसको हम कह सकते हैं, एक राजनीतिक भी ये दार्शनिक थे, और ये ग्रेट इनोवेटर, मतलब नए आइडिया को या नवाचार की भी करते थे। अगर आप स्वतंत्रता संघर्ष को देखिएगा, इनके द्वारा चाहे वो लोकल लेवल पे किया गया 3 मूवमेंट हो या नेशनल मूवमेंट हो, हर एक मूवमेंट में आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर कुछ की टर्म का यूज करके भूमिका आप क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। या नहीं तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा के आधार पर राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण भी करने में इनका एक बड़ा क्या है, रोल है। तो मोटा मोटी महात्मा गांधी मॉडर्न इंडिया के या आधुनिक भारत के एक युग पुरुष, एक संत, एक सामाजिक सुधारक, एक नैतिक दार्शनिक, एक राजनीतिक दार्शनिक, एक नवाचार वाले व्यक्ति थे, जो
सत्य अहिंसा के बेस पे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बेस पे ना केवल नेशन का, ना केवल राष्ट्र का, बल्कि एक इंटरनेशनल व्यवस्था को भी स्थापित करना चाहते थे। इस तरह से अगर आप एक इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएंगे एक की टर्म को, तो थोड़ा सा आपका अच्छा लगेगा। अब अगर इनके विचार को अगर आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ ये भी है कि आखिर इनका ये सारा विचारधारा हमको कहाँ मिलता है, या इनका जो विचारधारा है किस चीज़ से प्रभावित था। तो इनका अगर कुछ सोर्स देखिएगा या किससे ये प्रभावित थे, इनका एक किताब का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट, तो यहाँ में भी आपको इनके द्वारा दिए गए विचार आपको यहाँ देखने को मिल जाए। इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका मिल जाएगा, हरिजन में भी मिल जाएगा, और आपको यंग इंडिया में भी इनका आपको विचार मिल जाएगा। बाकी दो लोगों का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है टोल्स्टॉय, एक का नाम है रस्किन। इनके बुक, इनके विचार से भी ये काफ़ी क्या थे, प्रभावित थे। ये थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इनका अगर सामाजिक विचार देखिएगा, सोशल या सोसाइटी को लेकर इनका क्या विचार था। सबसे पहला ये बात आप ध्यान रखिए कि सोशल इक्वलिटी की बात करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे, कोई ऊंच नीच भेदभाव रहित समाज का ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक ना। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि इनका जो अनटचेबिलिटी को लेकर जो काम है, छुआछूत को लेकर जो काम है, खास करके 1930 के बाद या 1940, जब भी इनका अगर कोई मूवमेंट हुआ है, ये छुआछूत को ख़त्म करने में मतलब कि ज़िंदगी भर ये काम किए हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं समाज पे एक अच्छा खासा विचार है। फिर अगर इनका वर्ण व्यवस्था को देखिएगा, हमारे देश में आपको पता है कि जो वर्ण सिस्टम था, चार, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था, इनका वर्ण व्यवस्था को ये सपोर्ट करते थे, ठीक ना। लेकिन ये जातीय आधार पे, कास्ट सिस्टम पे जो भेदभाव था, ऊंच नीच था, उसके ये विरोधी थे। सामाजिक विषमताओं का, सोशल डिवीजन का ये किसी भी लेवल पे समर्थन ये नहीं करते थे, ठीक ना। एक और इनका सिद्धांत है या विचार है, वो आपका ट्रस्टीशिप का है। ये एक समझिए कि सामाजिक और आर्थिक फिलॉसफी है महात्मा गांधी का, और सबसे बेस्ट फिलॉसफी है ये। इसके बाद था समझ लीजिए, इसके तहत उनका सिंपल ये कहना था, जो भी पूंजीपति है या जो अमीर लोग हैं, अपने पास उतना ही धन या संपत्ति रखें जिससे उनका काम चल जाए। जो एक्स्ट्रा धन है या संपत्ति है वो गरीबों में या मजदूरों में उसको बांट दें। ये इनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, ठीक। फिर ये पुरुष और महिला में ये इक्वलिटी चाहते थे, ठीक ना। किसी तरह का जो भेदभाव या असमानता ये महिला और पुरुष में नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हो, इसका भी ये हिमायती थे। पर्दा प्रथा ना हो, ये भी ये नहीं चाहते थे, ठीक ना। बाल विवाह ना हो और दहेज प्रथा देश में ना हो, इन सब पर भी इनका एक पॉजिटिव जो है ना विचार है। एक इसमें है आपका सर्वोदय, इनका जो एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। इसमें ये इस बात का मतलब कि सब रखते हैं कि समाज जो होना चाहिए वो शोषण रहित समाज होना चाहिए। मतलब कि सभी का प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सभी का उदय हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ठीक ना। सबका उदय होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से ये इनका अगर मोटा मोटी आपका सामाजिक अगर विचार मोटा मोटी ध्यान में रखेंगे, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसी बात को, इसी पॉइंट में 2-3 लाइन, इसी में 2-3 लाइन, इसी में 2-3 लाइन लिख देंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से इनके इस विचार को मैं बता देता हूँ। सोशल इक्वलिटी के तहत ये एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो,
चाहे महिला पुरुष हो, अमीर गरीब हो, सभी एक समान भावना के साथ जीवन यापन कर सके। ठीक ना। इनका ये भी कहना था कि कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसको स्वयं अपने आप को बेचना पड़े, और कोई इतना अमीर ना हो कि वो किसी को भी खरीद सके। इस तरह का इनका जो है ना यहाँ पे विचार है। बाकी छुआछूत को लेके इनका आप लिख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था या वर्णा सिस्टम को लेके इनका सिंपल यही कहना था कि अगर सभी जो जाति अगर अपने परंपरागत कार्य करे या अपने क्षमता के आधार पर कार्य करे या कोई पेशा चुने तो समाज ज़्यादा पावरफुल और मजबूत बनेगा, ये इनका मानना था। ठीक ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कास्ट सिस्टम या जाति आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव का यह विरोध करते थे। ठीक ना। बाकी ट्रस्टीशिप में अमीर व्यक्ति के पास उतना ही संपत्ति रखें जिससे उनका काम चल जाए, एक्स्ट्रा संपत्ति जो है वो गरीब में बांट दें। इसी को कहा गया हृदय परिवर्तन। ठीक ना। बाद में आप देखेंगे जब आज़ादी के बाद विनोबा भावे के नेतृत्व में जो भूदान मूवमेंट हुआ उसमें यही हुआ, जो जमींदार के पास एक्स्ट्रा ज़मीन था उन्होंने गरीबों को क्या कर दिया, दान कर दिया। ठीक ना। चलिए बाकी ये सब तो आप मोटामोटी पॉइंट याद रखिएगा। अब अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनके सामाजिक विचार का क्या इम्पोर्टेंस है, आप सिंपल देखिए किसी भी इनके विचार का अगर महत्व अगर आपको लिखना है तो समस्या देखिए अभी आसपास में क्या है। आप देखेंगे समाज में अभी भी कुछ असमानता दिखाई पड़ेगी आपको, चाहे CST को लेके हो या अमीरी गरीबी को लेके हो। आप देखिएगा जो आर्थिक विषमता का जो इंडेक्स आता है कितना गैप है। ठीक ना। फिर आप देखिएगा किसी किसी अमीर के पास इतना संपत्ति है कि वो खर्चा नहीं कर पा रहा है और गरीब के पास रहने या खाने को चीज़ें नहीं हैं। आप मेल फीमेल में देखिए बराबरी का अधिकार नहीं है। ठीक, पर्दा प्रथा है, अभी भी हमारे देश में बाल विवाह हो रहा है, दहेज प्रथा की समस्या है और सभी का उदय नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश में जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना काफ़ी पिछड़े हुए हैं या अभी भी 20-21% जो आबादी हमारी गरीब है। तो आप अभी वर्तमान में जो समस्या है उससे लिंक कर दीजिए तो वही इनका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रेजेंट का जो समस्या है जो मैं बताया वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा के साथ लिखना पड़ेगा। चलिए अगला हम आते हैं इनका जो इकोनॉमी पे क्या व्यू था या आर्थिक इनका विचार क्या था। एक तो आप आर्थिक ट्रस्टीशिप भी इनका आर्थिक और सोशियो दोनों विचार है वो लिख दीजिएगा। सर्वोदय मतलब सभी का उदय की बात करते थे। ठीक ना। मतलब कि सर्वोदय समाज से इनका मतलब ऐसा था, एक ऐसा समाज जहां सेवा के माध्यम से सबका कल्याण ही अंतिम लक्ष्य हो, जहां अमीर गरीब उच्च निम्न निर्बल सबल सभी अपने आप में क्या हो, बराबर हो। ठीक ना। ये है। बाकी इनका इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो विचार है वो मानव श्रम पर बल देते थे। मतलब वो ये चाहते थे अगर हर एक हाथ को काम मिलना चाहिए, फुल्ली एम्प्लॉयड। अभी हमारे देश में देखिए कितना बेरोजगारी है, तो ये मानव श्रम पर काफ़ी जो है ना बल देते थे। बाकी ये चाहते थे जो विनिर्माण हो, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो वो गांव के स्तर पे हो, विलेज के स्तर पे हो, ताकि सारे चाहे कुशल हो और कुशल हो सारे मजदूर को हाथ का काम मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। वो हैंडलूम की बात करते थे, चरखा की बात करते थे। वो चरखा को तो स्वावलंबन का प्रतीक मानते थे। ठीक ना। और ये वो भी चाहते थे कि मशीन का प्रयोग कम हो, मैक्सिमम काम जो है ना हाथ से ही हो, सबको काम मिल सके। हाँ, मशीन का भी प्रयोग हो लेकिन वही हो जहाँ मशीन आवश्यक हो। अति मशीन का भी यूज करना उनके दृष्टिकोण से सही नहीं था। और एक बात ये भी बोलते थे जो काम नहीं करता उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। मतलब को हर एक काम में हाथ की बात करते थे। ठीक ना। चलिए, और वो छोटे इंडस्ट्री लगाने की बात करते थे, स्मॉल, खास ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि सबको काम मिल सके। इकोनॉमी को लेकर उनका स्वदेशी विचार था, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्री हो, लोग खुद का रोजगार करें, खुद का लोग हमारे देश का खुद का अपना मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि एक ऐसी शिक्षा मिले जो कि रोजगार परक हो।
ये भी बात वहाँ करते थे। और वही है ना कि इंडस्ट्री भी हो, वो बोलते थे कि इंडस्ट्री भी हो, लेकिन शर्त उनका यही था लेबर बेस्ड, श्रम आधारित औद्योगिकरण की वो बात करते थे। मशीनी आधारित औद्योगिकरण के वो हिमायती उतने नहीं थे। तो ये इनका जो है ना अर्थव्यवस्था में आप इतना विचार अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में इजली लिख पाएंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंस बस वही है। अब आप वर्तमान की आर्थिक समस्या को इनके इस विचारधारा से लिंक कर दीजिए। अभी हमारे देश में देखिए बेरोजगारी है, सब लोग क्या, सबको रोजगार मिला नहीं मिला, यहाँ पर लिंक कर दीजिए, इनका इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक ना। फिर आप देखिए लघु इंडस्ट्री हमारे देश में अभी और लगने चाहिए, यहाँ पर लिंक कर दीजिए। अभी जो हमारे देश की शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं, यहाँ पर लिंक कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप वर्तमान समस्या को इम्पोर्टेंस से लिंक कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इनका जो है धार्मिक विचार, व्यू ऑन द रिलीजन पर क्या था, ये सिंपल ये मानते थे सर्वधर्म समभाव। आप आज़ादी की लड़ाई के दौरान देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इनके लिए धर्म मजहब मजहब से बढ़ के क्या था, एक नैतिक आचरण था। धर्म का मतलब इनका एक मानव प्रेम था, ठीक ना। तो ये इनका धर्म का मीनिंग था, किनका, महात्मा गांधी का, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इनका पॉलिटिक्स पे अगर आइएगा विचार या व्यू क्या है, तो राजनीति पर विचार पहला ये देखिए लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे, लेकिन ये जो है ना एक दल विहीन लोकतंत्र की बात करते थे, किसी भी दल को ये नहीं चाहते थे। अगर आप पढ़े होंगे इतिहास तो उसमें है कि जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ठीक ना। तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी जहाँ पे कोई पार्टी ही ना हो, कोई लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं हो, ठीक ना। और ये स्टेट या राज्य की शक्ति को कम करना चाहते थे। ये इनका ये मानना था अगर देश में जो राज्य है, स्टेट है, अगर उसको ज़्यादा हम पावर दे देंगे वो निरंकुश हो जाएगा, वो जनता पर वो कई तरह के अधिकार पर बैन लगा सकती है। तो राज्य को कम पावर देने के, राज्य मतलब कि यहाँ देश हो गया, मतलब सरकार हो गया, ठीक ना। यहाँ पे कोई बिहार सरकार की बात नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कम मतलब कि पावर देने की बात करते थे। राज्य के पास शक्ति कम हो ताकि जनता ज़्यादा बेहतर ढंग से स्वतंत्रता को जी सके। और ये चाहते थे क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ये चाहते थे। इसके तहत इनका मानना ये था ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब ये हुआ, ये बॉटम टू टॉप व्यवस्था चाहते थे। मतलब ये कि आपका लोकल गांव के लेवल पे सरकार हो, फिर उसके ऊपर मान ब्लॉक हो, फिर डिस्ट्रिक्ट हो, फिर एक राज्य हो, तब आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। वो बॉटम टू टॉप ऐसी व्यवस्था जो है ना चाहते थे। और वो राष्ट्र सरकार या जो केंद्र सरकार को इस रूप में देखते थे कि वो सिर्फ इनका काम होगा सिर्फ वो देश को एक रख सके, बाकी जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है या जुडिशरी है वो लोकल लेवल पर ही हो, ऐसा उनका जो है ना मानना था। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन, सारा पावर नीचे के स्तर पे वो देखना चाहते थे, जो कि हमारे देश में 1993 के बाद देखने को मिलता है। और एक चीज़ इनका कहना था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि धर्म विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन वो नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे धर्म का मतलब क्या था इनका, ये समझना जरूरी है। देखिए धर्म का मतलब यहाँ ये था, उनका कहना था हर एक लीडर या राजनेता अपने स्वार्थ से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य, यहाँ धर्म मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ठीक ना। यहाँ वो धर्म को स्व कर्तव्य, सेल्फ ड्यूटी मानते थे। एक नेता का क्या धर्म है, जनता की सेवा करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको जल्द से जल्द खत्म करना, ठीक ना। तो ये कर्तव्य इनका, इसकी बात करते थे। एक विचारधारा होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुंचाना, यही गांधी जी का धर्म था। धर्म विहीन, अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या हो रहा है हमारे देश की राजनीति में। क्या समाज पे अंतिम पायदान पे बैठे लोगों के पास जो वोट कर रहा है
उसके पास विकास की धारा पहुंच रही है, आपको लगेगा कि नहीं बहुत अधिक नहीं पहुंच रहा है। तो वही है, तो अभी के वर्तमान में जो समस्या है राजनीति के क्षेत्र में, इन सबको जोड़ के देख लीजिए। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो जाए, आज के जो नेता हैं तो करप्शन में लगे रहते हैं ना, तब न ईडी का उन पर छापा पड़ता है। तो आप धर्म विहीन राजनीति हो गया है, मतलब कि जनता का कल्याण नहीं खुद का कल्याण में लगे हुए हैं। यहाँ से जोड़ के आप कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इनका पंचव्रत क्या था। हालांकि 11 था लेकिन 5 क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी। पहला है इसमें नॉन वायलेंस अहिंसा, दूसरा सत्याग्रह है, तीसरा औस्तेय है, चौथा इसमें अपरिग्रह है और एक ब्रह्मचर्य है। इसके मीनिंग को मैं समझा देता हूँ। देखिए, अहिंसा या नॉन वायलेंस का सिंपल सा इनका मानना ये था, किसी से हिंसा या वायलेंस नहीं करना, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो जानवर हो, उनको मानसिक या फिजिकली किसी तरह का चोट नहीं पहुंचाना। ठीक ना, उनका ये मानना था कि सभी व्यक्तियों और जितने भी लिविंग थिंग्स के साथ प्रेम में ही वह शक्ति है जिसकी मदद से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। मतलब कि अहिंसक रहकर भी हम किसी असंभव कार्य को आराम से कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देखिए अभी वर्तमान में जिस तरह से हिंसा या युद्ध का जो वातावरण है विश्व के लेवल पे, इनके इस विचारधारा का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अगला जो इनका जो पंचव्रत का है, इसमें सत्याग्रह है, मतलब कि सत्य को ये ईश्वर के बराबर मान रहे हैं। ठीक ना, और सत्य के रास्ते पे ही चल के आप किसी भी बड़े लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इनका इसमें मानना था। तीसरा इनका है अस्थिय, मतलब कि नो ईस्टिंग, मतलब चोरी नहीं करना। चोरी यहाँ पर जो है ना, लोभ ना करना, इसमें ये भी हो सकता है। मनुष्य में क्रोध, मोह, लोभ आदि बुरी जो भी आदतें हैं उसको ये मतलब कि नहीं देखना चाहते थे। ठीक ना, चौथा जो इसमें आपका है वो आपका है अपरिग्रह। इसका मतलब ये कि अनावश्यक वस्तुओं का आपको संग्रह नहीं करना है। जो आपके यूज का काम नहीं है उसको क्यों फालतू आप अपने पास जमा कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा धन संचय। आप अगर जो होगा, मतलब आप एक्स्ट्रा धन अगर अपने पास करेंगे तो आप करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, या आप गलत काम करेंगे। इसलिए इनका ये पंचव्रत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका पांचवा है इनका ब्रह्मचर्य, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे। किसकी बात करते थे, मतलब कि ब्रह्मचर्य के लिए मनुष्य को सादा भोजन, पवित्र विचार का चिंतन मनन, ईश्वर में आस्था, उपासना और समाज सेवा में सक्रिय होना चाहिए। यहाँ पे ये ब्रह्मचर्य के जरिए ये कहना चाहते थे। तो ये पंचव्रत अगर कभी पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर इनका विचारधारा अगर आप लिखेंगे तो ये सब चीज़ें भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक विचारधारा है उनका। अगर क्वेश्चन पूछ देंगे आध्यात्म को लेके वो क्या सोचते थे या उनका क्या विचार था, आप इन सब बातों को भी लिख सकते हैं। एक इनका और बड़ा कॉन्सेप्ट है साधन और साध्य को लेके, दैट मीन्स कि मीन्स और इंड्स को लेके। इनका सिंपल ये कहना ये था कि जैसा बीज, मतलब जैसा साधन होगा ना, ठीक ना, वैसा ही आपको फल, तो वैसा ही आपको साध्य प्राप्त होगा। अगर आप किसी चीज़ को हिंसक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं उसका परिणाम भी हिंसक ही होगा। इसलिए आप देखिएगा उनका कोई भी स्वतंत्रता संघर्ष है वो सत्य के मार्ग पे चलकर प्राप्त करना चाहते, उनका साधन सत्य था। ठीक ना, तो वो साधन की पवित्रता पर बल देते थे। ठीक ना, जैसा बीज और वैसा फल, ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि उनका पर्यावरण या प्रकृति पर क्या विचार था, वो एक बात बोलते थे, ईशावास विदम सर्वे, मतलब कि मनुष्य ही नहीं बाकी सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे में भी ईश्वर का अस्तित्व है। मतलब वो प्राणी या जीव जंतु या किसी में भी ईश्वर का अस्तित्व देखते थे। मतलब वो पर्यावरण प्रेमी हैं और जो है ना पशु पक्षी या जितने भी जानवर उसके भी प्रेमी हैं वो। ठीक ना, और वो हमेशा एक बात बोलते थे, मनुष्य जो है प्रकृति का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकता। उनका एक अच्छा स्टेटमेंट भी है,
मतलब कि पर्यावरण हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती, हाँ लेकिन हमारी आवश्यकता को जरूर पूरा कर सकती है। ये स्टेटमेंट तो निबंध में भी आ चुका, ऐसे में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए, बाकी वो स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान देते थे, ये भी आप जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये इनका मेनली जो है ना आपका विचार धारा है। अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा कहीं से घुमा के, या इनका सोसाइटी को लेके, या वन सिस्टम को लेके, स्वदेशी को लेके, आप इन सब को मिला जुला के अगर आप एक जो है ना अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि गांधी जी का जो विचारधारा है, जो इनका व्यू है, हमारे देश के संविधान में कहाँ दिखाई पड़ता है, या संविधान में कहाँ प्रभाव है, तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जब देखिएगा, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 17 जो छुआछूत को लेके, 19 में जो है ना आपको इनके विचारधारा को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। समानता का अधिकार है, यहाँ जाति धर्म लिंग आधार पे कोई भेदभाव की बात नहीं की गई। इसको देख लीजिएगा, आपको ये आर्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट याद ही होगा। अगर आप डीपीएसपी जो राज्य के नीति निषेध तत्व को देखिएगा, आर्टिकल 40 है, ठीक ना, 43 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, पशुपालन सब इसमें है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से आपका प्रभावित है। 40 में आपका ग्राम पंचायत है, ठीक ना, 43 में आपका कुटीर उद्योग के बारे में है, 45 में शिक्षा के बारे में है, 46 में SC ST दुर्बल वर्गों का शिक्षा से संबंध इसमें भी है, 47 में पोषाहार और हेल्थ के बारे में है, और यहाँ आपका पशु पालन है इसमें। और फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, उसमें भी जो चीज़ें हैं इन्हीं से प्रभावित है। कैसे, देखिए, उनका एक बात हमेशा मानना था, जो कर्तव्य होता है वो अधिकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। अगर आप 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसके अगर एलिमेंट को देखिएगा, जैसे कि उसमें नहीं बोलते भारत में सभी लोग जो है ना समान भाव से रहे, एकता बना के रखे, वो है, ठीक ना। या ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो कि स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। प्राकृतिक पर्यावरण में वन झील नदी का जो रक्षा करने की बात इन्हीं के विचारधारा संपत्ति संबंधित है, ठीक ना। पब्लिक जो संपत्ति को मतलब सेफ रखना, सुरक्षित रखना, इन्हीं से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्य में जो जो कुछ पॉइंट है आपका इनके विचारधारा से मिलता जुलता है। तो आप ऐसे करके भी या प्रस्तावना के भी टर्म को दिखा सकते हैं, ठीक ना, कि इनके विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित है। अब देखिए, बीपीएससी अभी जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड बनाया है, वो किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कि आलोचना कीजिए या क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो जब तक आप कुछ उनके निगेटिव बात को नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का निगेटिव आप मतलब कि कोई कैसे कह सकते, लेकिन फिर भी एग्जाम है तो आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसके आलोचनात्मक परीक्षण के तो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ आलोचना के पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला इनका अगर देखिए आलोचना अगर करना ही हो अगर अपने आंसर में, आप ये कर सकते हैं, इनका जो हृदय परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट था, हृदय परिवर्तन का मार्ग जो है ना ज़्यादा मतलब कि व्यवहारिक हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो संपत्ति का जो केंद्रीकरण देखिए आज कुछ ही अमीर व्यक्तियों के पास होता जा रहा है। हाँ, हालांकि एक बात है कि वो एनजीओ के तहत या ये बिल गेट्स लोग अपनी संपत्ति को दान करते, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इनका ये कर सकते हैं। दूसरा, जो ये वन व्यवस्था के जो सपोर्टर थे, ये भी किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। और अभी पूंजीवाद का दौर है, ठीक ना, और पूंजीवाद के देखिए कितना मशीन का प्रयोग हो रहा है, तो वो मशीन के प्रयोग के अधिक हिमायती नहीं थे। तो यहाँ भी एक दो बात निगेटिव लिख सकते हैं। और आज जिस तरह से एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण का युग है, इसमें एक स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या स्वदेशी को बहुत अधिक बढ़ावा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि WTO का कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे करके 3-4 पॉइंट में निगेटिव लिख सकते हैं अगर आलोचना करना दे तो, नहीं तो आपको विशेष करने की ज़रूरत कहे एग्जाम में, तभी अपने मन से कुछ नहीं कह देना है, ठीक ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन सारे विचारधारा को पढ़ने के बाद अब अलग अलग से क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी के विचारों का
वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या प्रेजेंट के रेफरेंस में, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या बिहार के लेवल पे, क्या उनका रिलेवेंस है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है या महत्व अगर पूछेगा तो आप कैसे इस प्रश्न को लिखेंगे, या अगर विचारधारा के साथ साथ वर्तमान में क्या इम्पोर्टेंट है अगर वही पूछ दे क्या कीजिएंगे। सबसे पहले आप उनके विचार को लिख दीजिए जो भी एग्ज़ाम में पूछा है। फिर विचार को लिखने के बाद आप कुछ समस्या दिखाइए प्रेजेंट में जो है पूरे दुनिया के लेवल पे या भारत के लेवल पे या बिहार के लेवल पे। अब फिर उस समस्या में इन सारे विचारधारा को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर आप देखिएगा इंडिया के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अभी वॉर चल रहा है, इजराइल हमास का वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। आप देखिए रूस कैसे अपने पड़ोसी देशों, चाहे दक्षिण चीन सागर हो, या कैसे उलझ रहा है। बाकी वेस्ट एशिया के देश भी आपस में लड़ रहे हैं। अफ्रीका में भी सूडान, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उधर लड़ाई के मूड में रहता है। तो आप वर्ल्ड लेवल पे ऐसे युद्ध का एग्जाम्पल याद रखिए, या जो लेटेस्ट में हो रहा होगा उसको जोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग, अगर महात्मा गांधी के उस कथन को हम याद करें कि प्रकृति मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है लेकिन आवश्यकताएं को पूरा कर सकती है, अगर इस कॉन्सेप्ट अगर पिछले हम 100 वर्षों की अगर यात्रा हम लोग करते, औद्योगिकरण करते, तो आज ये नौबत ही नहीं आता, ग्लोबल वार्मिंग का नौबत ही नहीं आता। और COP20 जो हो रहा है, COP का बैठा हो रहा है, वहाँ देखिए इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो कहने का और भी कई सारे ऐसी समस्याएं आप जो है शरणार्थी समस्या है या जातीय संघर्ष आप देख सकते हैं, भाषा के आधार पे समस्या हो रही, एक देश दूसरे देश को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन सारे समस्याओं को आप लिंक करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि चाहे वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो दुनिया का कोई भी, या इंडिया का समस्या हो, तो आप गांधी जी के विचार को आराम से फिट करके उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बार बीपीएससी है 63 में क्वेश्चन या 62 में पूछा था कि भारत चीन के बीच जो जो लड़ाई या तनाव का माहौल रहता है, इसमें गांधी जी की विचारधारा का कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। वो अहिंसा है, सत्य का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, और दिखा दीजिए, ठीक ना। तो आपका आराम से वहाँ लिंकेज करके या बातचीत का जो उनका कॉन्सेप्ट था वहाँ भी उस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी समस्या में अगर है, आप लिंक करके इनके आंसर को इजीली लिख सकते हैं। अगर हम इंडिया या बिहार के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो कास्ट सिस्टम को लिंक कर सकते हैं। भेदभाव समाज में आप देखते होंगे उसको भी कर सकते हैं। जो जेंडर अनइक्वलिटी है, जो भेदभाव है महिला पुरुष के साथ, उसको भी दिखा सकते हैं। कई सारे इंडेक्स का चर्चा कर सकते हैं, जो सोशल इंडेक्स जारी होता है उसको भी कर सकते हैं। सांप्रदायिकता, जिस तरह से गांधी जी हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे ना, आज देखिए बीच बीच में कहीं ना कहीं दंगे की खबर आती रहती है, उसको कर सकते हैं। धर्म, मतलब कि आज के जो नेता हैं वो धर्म विहीन राजनीति कर रहे हैं। उनके पास नैतिकता या जनता का मतलब कि सेवा करना है, उनका विकास करना, ये बहुत कम होता है। स्वार्थ के लिए वो चीज़ें कर, दल बदल हो रहा है अपने स्वार्थ के, देश हित की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप यहाँ लिंक कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके सारे जो विचारधारा को लिंक करके आप इनकी वर्तमान में महत्ता को आराम से दिखा सकते हैं। अब अंतिम में एक दो स्टेटमेंट महात्मा गांधी के बारे में, कुछ महापुरुष या अभी वर्तमान अगर किसी ने कहा तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो एक मैं बता रहा हूँ, दलाई लामा का एक स्टेटमेंट है, आज विश्व शांति व विश्व युद्ध, शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म व भौतिकतावाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। आज जो है ना विश्व शांति और विश्व युद्ध, ये दोनों के बीच में अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखा है, टुडे देयर इज ए बिग वार गोइंग टू ऑन बिटवीन वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड वॉर, spirituality and materialism, democracy and dictatorship. To fight these big wars, it would be better to adopt Gandhian philosophy in contemporary times. तो इतना आप एक लाइन ये भी दिखा सकते हैं। अब इन सारे
पढ़ने के बाद अगर इस टॉपिक पर आपको निष्कर्ष या लिखना हो कंक्लूजन तो क्या लिखेंगे। हालांकि निष्कर्ष या भूमिका तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी क्या हम सोच के या क्या नोट्स में लिख के रख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप यहाँ बना सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति, समाज, धर्म के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया। उसी के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित ही नहीं किया, बल्कि देश की जनता को भी प्रेरित कर आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त किया, आज़ादी प्राप्त किए। ठीक ना। उनके जीवन दृष्टि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु एक प्रेरणा और प्रकाश में लगभग उन सभी मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन निरंतर हमारे साथ है जिसका सामना किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र को करना पड़ता हो। दैट मीन्स कि इट कैन बी सेड द महात्मा गांधी सेट आइडिया in the field of politics, society, religion. Accordingly, he not only dedicated himself to achieve the goal, but also inspired the people of country and achieve the expected result. His vision of life paved the way for the welfare not only India but entire world. Today, Gandhi is not among us, but he is inspiration, and his guidance is constantly with us on and almost all the issue that any individual society and nation has to face। कहने मतलब यह है कि आप इस तरह से भी इनके विचारों में एक निष्कर्ष एक ऐसा लिखें जो एक पॉजिटिव वे में हो, सारे चीज़ों को समेटते हुए हो, तभी आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो ये महात्मा गांधी के बारे में लगभग 40-50 मिनट का मेरा वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेहरू जी, टैगोर या और जितने भी महापुरुष का विचारधारा में बारी बारी से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसको अच्छे से एक बार पढ़ लें, एक बार 2 बार पढ़ लें। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी लिख लें ताकि आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।